नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल पर। और जो पॉलिटिकल साइंस की हम चर्चा कर रहे हैं, आज का जो विषय है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा हुआ और 1883 तक रहा। और प्रमुख रूप से इसकी बात ये रही कि एक ऐसा प्रैक्टिकल विचारक था जिसने अपने विचार दिए तो पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया और आधी दुनिया पर उसके विचारों का राज हो गया। और फिर पूरी दुनिया दो भागों में बट गई और उसके बाद शीत युद्ध उसका एक बड़ा परिणाम निकल कर आया। अंत में 1992 में जाकर के वो खत्म हुआ और उसके बाद कई देशों में साम्यवादी विचारधारा उसी के दम पर चलती रही, जिसमें रशिया और चाइना, ठीक है, ये स्टालिन, माओ, ये लोग उस विचारधारा के अग्रगामी रहे, उसको आगे ले जाने वाले प्रमुख रूप से रहे। किंतु जो बड़ी बात थी वो ये कि आधुनिक समय में जैसे जैसे उदारवाद के परिणाम सामने आए तो मार्क्सवाद, ये कहें कि मार्क्सवाद ने जो विचारधारा दी थी जिसे कि साम्यवाद कहा गया, वो विचारधारा अपने आप कमजोर पड़ती गई। और आज की स्थिति यह है कि पूरे विश्व में ही, जिसमें आखिरी देश क्यूबा जो था इसका, वो भी पूरी तरह से इस चीज़ को छोड़ चुका। हालांकि रूस और चीन आज भी साम्यवादी पार्टियां रखते हैं, साम्यवाद का नाम रखते हैं, मार्क्स के अनुयायी बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन मार्क्स की विचारधारा प्रैक्टिकल रूप में अब कोई नहीं मानता। किंतु वास्तव में देखा जाए तो एकमात्र विचारक था दुनिया में जिसके विचार प्रैक्टिकल में आए और अधिकांश दुनिया ने, ऐसे कहें कि मजदूरों ने इसकी बात को स्वीकार करके और संघर्ष किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यही है, अगर समझने की और हमारे लायक बात अगर इसमें से कुछ निकल के आती है तो वो इतनी कि मार्क्स एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल था, उसके विचार व्यवहार में आए, बस इतनी ध्यान रख लेना। अब हम बात करते हैं इसका जन्म कब हुआ। 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के जियरे नगर में। ठीक, 3 चीजें ध्यान रख लेना, विशेष रूप से तो आपको याद रखना है जर्मनी, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जर्मनी में इसका जन्म हुआ। इसके अलावा क्या याद रखना है, इसके अलावा राइन प्रांत और राइन प्रांत के जियरे नगर में, ये याद रह जाए तो ठीक, नहीं कोई टेंशन नहीं, लेकिन जर्मनी पक्का याद रखना, क्योंकि अधिकांश विचारक ब्रिटेन से थे। अब तक जो हमने पढ़े उनमें से ज्यादातर ब्रिटेन के थे, लेकिन मार्क्स जर्मनी का था, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। 1818 में ये पैदा हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा बोन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1841 में दर्शन शास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की, मतलब पीएचडी तो की। किससे की? दर्शन शास्त्र से की। कब की? 1841 में। और हायर एजुकेशन जो भी लिया था वो बोन विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राप्त किया था। 1843 में मार्क्स का जेनी से विवाह हुआ और 1844 में फ्रेडरिक एंगेल्स से परिचय। उसके जीवन के 2 महत्वपूर्ण पात्र, यानी 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उसके जीवन को एक आकार दे पाए, उनमें पहली थी जेनी, जिससे उसका विवाह हुआ। कब? 1843 में। और अगले साल 1844 के अंदर उसकी मुलाकात हो गई एंजेल से, जिसके साथ मिलकर के उसने बहुत से शोध किए और बहुत से विचार रखे, किताबें लिखी। और कहने का मतलब, अगर मार्क्स बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति था, यानी वैसे तो साधारण सभी विद्वान थे उस समय, या एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, एक पीएचडी धारक था, तो विद्वान तो था, लेकिन उसको मार्क्स के रूप में प्रसिद्धि अगर किसी ने दिलाई तो वो कौन था? एंजेल्स। फिर दिसंबर 1864 में मजदूरों का प्रथम इंटरनेशनल हुआ, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो मजदूर थे उनको एक जगह बुलाने का प्रयास हुआ। कब? 1864 में। तो मजदूर आए और छक्के चौके लगाए। जो 64 याद रखना, छक्के और चौके, मजदूर इकट्ठे हुए, क्रिकेट खेली, छक्के चौके लगाए, ऐसे याद रखना। तो मजदूरों का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हुआ, इकट्ठा होना, वो पहली बार 1864 में हुआ, जिसे मार्क्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? मार्क्स ने निभाई। उसने राइन समाचार पत्र में भी कार्य किया। किसने? मार्क्स ने जो है वो राइन समाचार पत्र जो है उसके अंदर भी काम किया। राइन प्रांत के अंदर था और वहीं के नाम से जो है ये क्या चला, समाचार पत्र चला, उसमें उसने काम किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मार्क्स ने किस समाचार पत्र में काम किया था, तो राइन में किया था। वैसे देखिए, ये एक साधारण जानकारियां हैं और सीरियसली आपको याद भी करनी है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि याद नहीं करनी, क्योंकि कई बार इनमें से प्रश्न उठा के रख दिया तो साधारण सा प्रश्न है, सिर्फ याद करने का ही तो है, उसमें न कोई समझ की आवश्यकता न कुछ और वही गलत होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर इनमें से प्रश्न पूछे नहीं जाते। किंतु मेरा इस शब्द कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे याद नहीं करेंगे। आ गया तो ये थोड़ी है कि फिर बाद में आपको होगी सर ने कहा था, नहीं, आ गया तो आ गया। पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी आ सकता है, इसलिए याद करना है। बस ये इतनी सी छोटी सी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, वो ये
कि इसमें से प्रश्न कम आते हैं, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि राइन समाचार पत्र में भी उसने कार्य किया था। 18 मार्च 1883 को उसका निधन हो गया। एंजेल्स ने इस त्रासदी के बारे में लिखा कि मानव जाति का एक रत्न, मानव जाति जो है वो एक रत्न से वंचित हो गई। मतलब एंजेल्स के सामने उसकी मृत्यु हुई तो उसने कहा, एंजेल्स ने, कि पूरी मानव जाति ने एक रत्न को खो दिया है। तो इस प्रकार से अगर हम मार्क्स के जीवन को देखें तो इसमें 2-3 बातें थी। मार्क्स का जीवन बहुत पैसे वाले परिवार में नहीं पैदा हुआ, मजदूरों के, देखो सीधी सी बात है, इस दुनिया में जब हम सबसे बड़े ग्रंथ की बात करूँ ना, मैं तो मेरे अकॉर्डिंग बात बता रहा हूँ आपको कि रामचरितमानस की एक लाइन बहुत शानदार लिखी हुई है। क्या? सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो जितने विचारक आपने पढ़े, जैसे मिल को पढ़ोगे ना तो वो साफ कहता है क्या, कि पैसे वालों को और शिक्षितों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद पैसे वाला था, खुद शिक्षित था, इसलिए वोट देने का अधिकार चाहिए उसको, इसलिए उसने इस बात का सपोर्ट कर दिया। अरस्तु ने दास प्रथा को सही बता दिया। बताओ ये भी संभव है क्या? दास प्रथा सही हो सकती है क्या? नहीं, लेकिन उसको भी सही साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद दास रखता था। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति अगर कोई विचार भी देगा ना तो अपने लिए देगा, स्वार्थी है मनुष्य। तो ये विचारक भी स्वार्थी थे, ये भी अपनी कैटेगरी जहां वो खड़े थे ना उसका सपोर्ट करने के लिए थे। तो मार्क्स मजदूर वर्ग से ही था, उसके परिवार के सारे सदस्य मजदूर वर्ग से थे, गरीब था शुरू से, तो डेफिनेटली मजदूरों के साथ में जाकर के पक्ष में जाकर खड़ा होगा, और वो हुआ। और चूंकि मजदूरों की संख्या ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से उसके विचारों को अपनाने वाले अनुयायी भी खूब मिल गए उसको, और क्रांति हुई जबरदस्त। और चूंकि वो बुद्धिमान था, तो बुद्धिमान होता है, वो कोई अमीरी की भी गरीबी देख के आता नहीं, तो वो बुद्धिमान था और उसके विचारों में इतना दम था कि पूरे मजदूर इकट्ठे हो गए और एक होकर के क्रांति कर दी। और फिर उसके बाद में माओ, लेनिन, स्टालिन ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने रूस और चाइना के अंदर इस विचारधारा को एक क्रांति के रूप में खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद में ये जर्मनी तक चली गई विचारधारा, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास क्यूबा तक की विचारधारा चली गई, जिसे हम बाद में 12वीं क्लास की किताब पढ़ेंगे जब हम शीत युद्ध के बारे में, तब हम उस पर ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन अब यहाँ तो इस व्यक्ति का शीत युद्ध पे कितना इफेक्ट है? बहुत बड़ा इफेक्ट है उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस पार्ट के ऊपर। किसका? मार्क्स का। अगर इसके विचार नहीं होते तो साम्यवाद नहीं होता, साम्यवाद नहीं होता तो पूरी दुनिया 2 विचारधाराओं में नहीं बढ़ती, और 2 विचारधाराओं में नहीं बढ़ती तो शायद शीत युद्ध नहीं होता। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विचारधारा देने वाला व्यक्ति मार्क्स है। आगे बढ़े तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हिगल से ली। अब उसने कुछ महत्वपूर्ण जो विचार लिए थे, क्या वो सारे उसने अपनी तरफ से दिए थे? नहीं, चूंकि पीएचडी धारक था, पढ़ाई की उसने, दर्शन शास्त्र में पीएचडी की थी मार्क्स ने, तो पढ़ाई तो उसने पूरी तरह से वहां बोन यूनिवर्सिटी के अंदर जब पढ़ रहा था। अच्छा, जर्मनी के अंदर एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताई मैंने भी आपको कि जर्मनी में आकर के ही जो है साम्यवाद और उदारवाद का बंटवारा हुआ था, ये भी मालूम है। शीत युद्ध की चर्चा ही चली गई तो आज तो वो पॉइंट तो महत्वपूर्ण बन ही जाता है, लेकिन आगे ही पढ़ेंगे इसको, अभी यहाँ डिस्टर्ब करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ। तो अभी तो इतनी महत्वपूर्ण बात समझिए कि मार्क्स जो है उसने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ली? हिगल से। मतलब जब वो बोन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसने सभी विचारकों से अपने विचार लिए और फिर अपने विचार बनाए। मतलब अलग अलग विचारकों से विचार लेकर के विचार तैयार किए थे। जैसे कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात आती है तो उसमें 2 शब्द हैं, एक द्वंद्वात्मक और एक भौतिकवाद। और जब द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद आता है तो निश्चित रूप से हमारे माइंड में आता है कि शब्द कहाँ से लिए। तो देखिए, द्वंद्वात्मक उसने कहाँ से लिया? हिगल से। और भौतिकवाद कहाँ से लिया? फायरबाख से लिया। दोनों अलग अलग विचारकों से दोनों चीजें उसने ली। ठीक, फिर उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो से लिया। रिकार्डो एक अर्थशास्त्री था, तो उससे क्या लिया उसने? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत लिया। इसी प्रकार से ये याद रखना, अतिरिक्त मूल्य को ज्यादा मूल्य हो जाए ना उसको रिकॉर्ड में लिखना पड़ता है, ऐसे याद रखना। अतिरिक्त मूल्य रिकार्डो, ज्यादा मूल्य हो जाए तो रिकॉर्ड में लिखो। भौतिकवाद फायरबाख। भौतिक चीजों में क्या हो जाता है? फायर लग जाती है, आग लग जाती है, भौतिक चीजों में लग जाती है, तो फायरबाख याद रखना। द्वंद्वात्मक पद्धति हिगल से ली उसने। ठीक है, ये तो सबको आता है वैसे। द्वंद्वात्मक किससे ली? हिगल से। इतना तो पढ़ाई होगा, और नहीं पढ़ा तो ऐसे मानो कि गली के अंदर क्या है? द्वंद्व हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक है, द्वंद्वात्मक हिगल से लिया, फायरबाख से भौतिकवाद। ठीक, उसके अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत रिकार्डो से लिया। उस पर काल्पनिक समाजवादियों, अब जो काल्पनिक समाजवादी यानी यूटोपियंस, अंग्रेजी में एक शब्द काम में लिया था यूटोपियंस। यूटोपियन का मतलब क्या है कि एक यूटोपिया द्वीप था, काल्पनिक द्वीप। ठीक, उस पर कोई व्यक्ति जा सकता था और कुछ भी ला सकता था, उसको कुछ नहीं चुकाना होता था। उन्हें बोलते यूटोपियंस यानी काल्पनिक समाजवादी।
अर्थात हर व्यक्ति जो चाहे वो समाज से प्राप्त कर सकता है, उसको समाज को कुछ देना नहीं है, जाओ ले आओ मजे करो, ठीक है। इस प्रकार के काल्पनिक समाजवादी जो थे, जिसमें काल्पनिक समाजवादी सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन, तीनों के नाम याद रखना, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है तीनों, ठीक। काल्पनिक समाजवादी कौन कौन थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन, तीनों याद रखना, ठीक है। सेंट साइमन मतलब सेंट लगाया, चार्ल्स फूरियर और फिर भूल गया कि भाई मैंने तो सेंट लगा रखा है, फूरियर और रॉबर्ट ओवन, और उसके बाद में जाकर के ओवन में बाटी सेक के खाता है, ऐसे याद रख लेना। वैसे फूले कितना है, लेकिन रोटी तो खुद को बनानी पड़ गई, बाटी तो खुद को ही बनानी पड़ गई, ऐसे करके तीनों याद रखना कि काल्पनिक समाजवादी। तो काल्पनिक बात यही हो गई क्या? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन, तीनों काल्पनिक समाजवादी थे। और मार्क्स ने कहा, मार्क्स के बारे में भी कहा था, मार्क्स ने खुद ने भी कहा कि मैंने एक बंजर जमीन देखी और उसमें जाकर के फूल उगा दिए, ठीक है। केवट ने सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया। अब प्रश्न उठता है कि भाई मार्क्स ने तो साम्यवाद शब्द दिए नहीं, फिर ये साम्यवाद शब्द आया कहाँ से? मार्क्स ने तो जो विचार दिए वो दे दिए, फिर उसको साम्यवाद किसने कह दिया? तो एक केवट नाम का व्यक्ति था, उसने क्या नाम दिया इसे? साम्यवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया। रॉबर्ट ने समाजवाद और सेंट साइमन ने वर्ग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। पहली बार वर्ग शब्द किसने दिया? साइमन ने, मतलब वर्ग को जाकर के क्या देनी है? साई। पहली बार वर्ग शब्द, अगर वर्ग शब्द क्लास, ये काम में किसने लिया? साइमन ने, ठीक। तो वर्ग को क्या देनी है? साई। दूसरा, समाजवाद शब्द किसने काम में लिया? रॉबर्ट ने, ठीक है। रॉबर्ट ने समाजवाद और सेंट साइमन ने वर्ग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और केवेट ने क्या किया था? साम्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये फैक्ट है, इन फैक्टों को एक बार देखोगे याद हो जाएगा, और याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण किताबें। सबसे पहले उसने लिखी द हॉली फैमिली। अच्छा, ये जो पुस्तकें उसने लिखी, वो पहली जो हम पुस्तकें यहाँ पढ़ रहे हैं, ये वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं जो उसने एंगल्स के साथ मिलकर के लिखी। एंजल्स के साथ मिलकर के जो पुस्तक लिखी वो पहले पढ़ रहे हैं अपन, ठीक। तो द हॉली फैमिली 1845। अच्छा, तीनों महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखना, ठीक है। द हॉली फैमिली 1845, जर्मन आइडियोलॉजी 1845, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और ऑन इंडिया, ये चार किताबें उसने अकेले नहीं लिखी, किसके साथ मिलकर लिखी? एंजल्स के साथ मिलकर के लिखी। और आज इंद्र भगवान बहुत मेहरबान हो रहे हैं, अच्छी बरसात हो रही है, ठीक है ना। अब की बार गर्मियों की कोई चांस नहीं है, ठीक। मस्त रहो। अब देखो, सबसे पहले द हॉली फैमिली 1845। तो 1845 में उसने दो किताबें लिखी। कौन कौन सी लिखी? किसके साथ मिलकर के? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, तो किसके साथ? एंजल्स के साथ। द हॉली फैमिली 1845 और जर्मन आइडियोलॉजी 1845। तो 45 याद रखना है, ठीक। कैसे याद रखोगे? ये तो कुर्सी की आकृति है, चार यानी कुर्सी, ये ट्रिक के रूप में वैसे याद रखना। चार यानी कुर्सी की तरह दिख रही ना, और इस पर कौन बैठ गया? पंच, हो गया। तो ये पंच कुर्सी पर बैठ करके दो किताबें पढ़ता है। कौन कौन सी? एक तो हॉली फैमिली पवित्र परिवार, उसमें तो बैठा हुआ है, और जर्मन आइडियोलॉजी, और बैठ कर क्या सोच रहा है? क्योंकि जर्मनी की हम बात कर रहे हैं, तो जर्मनी के विचार सोच रहा है, ठीक। कुर्सी पर पंच बैठ करके परिवार में बैठा हुआ है पंच, और क्या सोच रहा है? जर्मन आइडियोलॉजी के बारे में सोच रहा है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, कम्युनिस्टों का मैनिफेस्टो, ये गीता कही जाती है कम्युनिस्टों की, साम्यवादियों की गीता कही जाती है इसे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। ये एक मैनिफेस्टो है, ठीक। और 1848 के अंदर उसने लिखा था, ठीक। इसका मतलब इसमें 48 का याद रखोगे, यानी साधारण सी चीज थी, उसको दो गुना कर दिया, 4 दूनी 8। किसने कर दिया? कम्युनिस्टों ने, ठीक। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। और ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर भी उन्होंने लिखा, क्योंकि उस समय जो है वो भारत गुलाम था, और उसके बारे में भी मार्क्स ने कुछ बातें कही थी। इंडिया के बारे में भी कही थी कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, उसमें भारत के मजदूरों से भी उसने विशेष आह्वान किया था, ठीक। तो वो ऑन इंडिया के अंदर लिखा था। ये किताब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन चूंकि भारत से संबंधित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑन इंडिया किताब जो थी वो भी मार्क्स और एंजल्स ने मिल करके लिखी है। अगली बात, फिर बात आती है कि मार्क्स ने प्रूदो के फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ग्रंथ से असहमति व्यक्त करते हुए द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1844 लिखी। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है, अभी हमने जो पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा कि मार्क्स और एंजल्स ने दोनों ने मिलकर के कौन सी किताबें लिखी, ठीक। जो दो किताबें 45 में, एक 48 में, एक भारत के बारे में, ये किताबें उसने लिखी। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात आती है, क्या
कि जो बात प्रूदो ने किताब लिखी उस किताब के खिलाफ एक किताब उसने लिखी। प्रूदो ने क्या लिखा? प्रूदो ने लिखा फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के ऊपर दर्शन दिया। किसने? प्रूदो ने। चूंकि ये भी दर्शन शास्त्र से पीएचडी था तो ये भी कमजोर तो कैसे रहता। उसने क्या बताया कि भाई इस बात से मैं हूं असंतुष्ट, कि इस बात के जस्ट उल्टी बात हो गई है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, गरीबी। किसकी? फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की गरीबी, गरीबी का दर्शन शास्त्र। तो उसने कहा गरीबी का दर्शन शास्त्र पढ़ो, दर्शन शास्त्र की क्या गरीबी पढ़ोगे? ठीक है। इस प्रकार से मार्क्स ने इस बात को जस्ट उल्टा कर दिया। किसकी बात को? प्रूदो की बात का। क्लियर? तो इतना ध्यान रखना कि शुरुआत किससे करता है वो? पॉवर्टी से। कौन? मार्क्स। वो कहता है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये किताब वो लिखता है। तो एक दोनों ऑप्शन में आएंगी, मार्क्स ने इनमें से कौन सी किताब लिखी, फिर उसके अंदर पहला ऑप्शन ये होगा फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ऐसे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पहले पॉवर्टी आएगा मार्क्स के संबंध में। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में राज्य संबंधी विचार दिए। अब बात आती है आलोचना की। पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना, जो ये अब चूंकि राजनीति की बात होगी, राज्य की बात हुई, तो जब उसकी आलोचना की बात आई तब हमें समझ में आता है कि वो किसके संबंधी विचार दे रहा है? राज्य के संबंध में इसमें विचार अपने रख रहा है। अगली बात, वह वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह भी एक महत्वपूर्ण किताब थी। कौन सी? वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। भाई वैल्यू होती है, एक तो किसी चीज की वैल्यू होती है, एक किसी चीज की प्राइस होती है, और उन दोनों के बीच में प्रॉफिट छुपा हुआ होता है। ठीक है, मार्केट में किसी चीज को हम लेने जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है, लेकिन उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जैसे एक डस्टर एक टीचर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन एक मजदूर के लिए वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चाहे वो कितने रुपए का देते हो, उसको फ्री में भी दोगे तो नहीं लेगा वो। तो वो बात वहां पर वो समझाना चाहता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उसने प्रस्तुत किया। दास कैपिटल के 3 भाग हैं। एक किताब उसने लिखी थी दास कैपिटल, और वो उसने 3 भागों में लिखी, 3 पार्ट्स में लिखी, और इसलिए तीनों अलग अलग समय लिखी। वो कब कब लिखी? 1867 में पहला पार्ट, 1885 में दूसरा पार्ट, और 1894 में तीसरा पार्ट उसने लिखा। याद भी कर लेते हैं थोड़ा सा। जब सबसे पहले उसने दास कैपिटल लिखा तो जल्दीबाजी में लिखा 67, ठीक, ऐसे 67 याद रखना। फिर दोबारा लिखा तो थोड़ा सा उसको मतलब दबा दिया, पिचका दिया, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना पिचका देना। ठीक है, तो 85, और तीसरी को चोर ले गए 94। तो 3 दास कैपिटल लिखी उसने, 3 पार्ट लिखे। कौन कौन से? 67, 85 और 94। इन 3 सन के अंदर उसने क्या लिखी थी? दास कैपिटल लिखी थी। 3 पार्ट में लिखी थी। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट में याद हो ही गया होगा 65। ठीक है, पैसे के संबंध में बात है तो 65 ऐसे याद रख सकते हो। और इधर 44 की बात करें हम तो पॉवर्टी। ठीक है, चौके चौके कौन लगा रहा है? गरीब, क्योंकि मार्क्स किनको इकट्ठा कर रहा है? गरीबों को। तो 44 का देना 4 और 4 पॉवर्टी। अगली बात, मार्क्स ने आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि 1844 मानववादी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक की बात कर रहा है और फिलोसोफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात तो कर रहा है। 1844 बड़ी महत्वपूर्ण किताब थी उसकी, आर्थिक क्षेत्र में और दार्शनिक क्षेत्र के अंदर लिखी गई एक पांडुलिपि थी जो 44 के अंदर लिखी गई थी। सीधी सी बात समझ लीजिए, गरीबी के ऊपर भी और पैसे पर भी, दोनों पर इसने 44 में किताब लिखी। आर्थिक से शुरू हो और चाहे पॉवर्टी से शुरू हो, 44 यानी चौके चौके लगाना, क्योंकि पैसे हो वो भी चौका लगाएगा, गरीब इकट्ठा हो गया तो वो भी ढंग से चौके लगाएगा। ठीक, ये ध्यान रख लेना। मार्क्स की 2 रचनाएं और थी, द सिविल वार इन फ्रांस और द गोथा प्रोग्राम। ये 2 महत्वपूर्ण किताबें और थी। गोथा का प्रोग्राम उसने देखा था, और सिविल वार इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर सिविल वार होता उसके ऊपर उसने किताबें लिखी थी। तो 2 एक किताबें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स की किताबें थी, सबकी इंपोर्टेंस ही है, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन। मार्क्स का सबसे आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है। सबसे पहली बात, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये उसके दर्शन का आधार है। तो इसमें 2 शब्द हैं, एक द्वंद्वात्मक और एक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक का मतलब क्या है कि वस्तु में द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है और तीसरी चीज पैदा
हो जाती है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है भौतिकवाद। भौतिकवाद का मतलब क्या है कि ये द्वंद्व जो होता है ना वो भौतिक चीजों में होता है। लड़ाई जो होती है वो दो चीजों भौतिक चीजों में होती है और फिर तीसरा भौतिक तत्व बाहर निकलता है। मार्क्स के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व जड़ है। जो भी मूल तत्व यानी भौतिक तत्व, मूल तत्व क्या है? जड़। जड़ मतलब भौतिक तत्व है, भौतिक तत्व बोल सकते हैं, अथवा अर्थव्यवस्था अथवा उत्पादन प्रणाली। कहने का मतलब जो कुछ मूल तत्व ना वो भौतिक जगत में जो दिखाई दे रहा है, जो पदार्थ, उसने मूल शब्द काम में लिया था पदार्थ, मैटर, वो है सब कुछ। चाहे वह उत्पादन प्रणाली हो उसमें मैटर है, चाहे वह अर्थव्यवस्था है उसमें मैटर है यानी पदार्थ है, भौतिक तत्व है तो पदार्थ है, और जड़ है तो भी पदार्थ है। तो मूल तत्व क्या है? पदार्थ। उसके चक्कर में पूरी दुनिया घूम रही है। ये बात किसने कही थी? मार्क्स ने। इसी भौतिक तत्व अथवा उत्पादन प्रणाली से ही समाज का विकास हुआ। इस भौतिक तत्व या उत्पादन प्रणाली से किसका डेवलपमेंट हो रहा है? समाज का। क्योंकि समाज इसी के चक्कर में लगा रहता है और इसी को प्राप्त करने अथवा इसको निर्मित करने के चक्कर में ही समाज धीरे धीरे क्या करता जाता है? अपना विकास करता चला जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो विकास का आधार भी क्या है? ये भौतिक तत्व। अगर ये भौतिक तत्व नहीं होता तो व्यक्ति डेवलपमेंट ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ नया बनता जाता है। और इसमें जो धरती पर जो भी कुछ नया हो रहा है, जो बढ़िया हो रहा है, ठीक है, वो सब उस भौतिक तत्व के निर्माण से ही हो रहा है। समाज का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ। इसके 3 चरण वाद, प्रतिवाद और संवाद है। अब चूंकि पदार्थ से क्या हो रहा है? समाज का विकास हो रहा है, और पदार्थ नए जो बन रहे हैं वो पुराने 2 तत्वों या कह सकते हैं पुरानी चीजों के द्वंद्व से तीसरी चीज पैदा हो रही है। अगर पुराने पदार्थों में द्वंद्व नहीं होगा ना तो नया पदार्थ पैदा नहीं होगा, और पदार्थ पैदा नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा। ये दर्शन किसने दिया? मार्क्स ने। यही द्वंद्वात्मक का बड़ा दर्शन है। मार्क्स हिगल से द्वंद्वात्मक पद्धति तो लेता है। अब क्या करता है मार्क्स कि जो द्वंद्व वाली बात जो कह रहा है, तो ये हमें प्रश्न उठता है, हमारे माइंड में उठता है क्या कि भाई ये द्वंद्व की बात कर रहा है तो कहां से कर रहा है? क्योंकि जब वो पढ़ने गया था तो उसने हिगल को पढ़ा था। जब दर्शन शास्त्र पढ़ना शुरू किया तो हिगल को पढ़ा, तो हिगल से क्या लिया उसने? द्वंद्ववाद लिया। वाद, प्रतिवाद, संवाद का जो कंसेप्ट है ना वो उसने हिगल से लिया था, लेकिन उसका आधार विश्वात्मा के स्थान पर जड़ पदार्थ को बताया। अब समझो, देखो, जब मार्क्स बोर्नस्टीन में पढ़ने गया तो उसने हिगल को पढ़ा। हिगल को पढ़ा तो हिगल ने बताया कि देखिए, सबसे पहले विश्वात्मा की हम बात करेंगे, यानी आत्मा की बात। विश्वात्मा का मतलब क्या है कि जो सारे दुनिया के अंदर जो आम इंसान है उनमें आत्मा है, और उन सब की आत्माएं आपस में द्वंद्व करती हुई और कहां पहुंच जाती हैं? विश्वात्मा के पास पहुंच जाती है। कहने का मतलब वो कहता है कि मनुष्य की आत्मा, या ये कहे कि मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है, और उस विचार में पहला विचार वाद होता है, फिर उस विचार के खिलाफ दूसरा विचार आता है, उन दोनों में द्वंद्व होता है, फिर दोनों के द्वंद्व से एक नया विचार उत्पन्न होता है। तो वाद, फिर प्रतिवाद, और जो नया उत्पन्न हुआ वो संवाद। ये प्रोसेस चलती है। फिर वो संवाद है ना, थोड़े समय बाद उसके खिलाफ फिर कोई ना कोई खड़ा होता है, और जैसे ही कोई ना कोई नया खड़ा होता है, वो जो संवाद है वो वाद बन जाता है, और जो नया खड़ा हुआ वो प्रतिवाद, और वो दोनों फिर लड़ेंगे और फिर एक नई चीज आएगी, उसे कहा जाएगा संवाद। ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। यानी सीधी बात है, एक चीज एक के खिलाफ दूसरा, तो वाद प्रतिवाद दोनों लड़ेंगे, तीसरा आएगा, जो तीसरा आया वो संवाद, लेकिन वो तीसरा फिर क्या बन गया? वाद। उसके खिलाफ फिर कोई ना कोई खड़ा हुआ, फिर वो लड़े, और फिर क्या आया? संवाद। तो वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, और वो संवाद हर बार क्या बन जाता है? वाद बन जाता है। ये विचार उसने कहां से लिया? हिगल से, क्योंकि विचारों में पाया जाता है। विचारों में हमेशा होता है, पहले विचार उत्पन्न होगा, फिर उसके खिलाफ विचार आएगा, फिर वो लड़ेंगे, फिर नया विचार आएगा, ऐसा ही चलता रहता है। और वो जो नया विचार आता है वो फिर क्या बन जाता है? वाद बन जाता है। इस प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है। तो यहां बात क्या हुई कि समाज का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ। इसके 3 चरण वाद, प्रतिवाद और संवाद है। मार्क्स हिगल से द्वंद्वात्मक पद्धति तो लेता है, लेकिन उसका आधार विश्वात्मा के स्थान पर जड़ पदार्थ को बताता है। अब यहां समझने की बात यही है कि चलो ठीक है, हिगल से द्वंद्वात्मक तो ले लिया मार्क्स ने, लेकिन हिगल से उसने ये आत्मा वाला कंसेप्ट नहीं लिया। उसने कहा विचार, आत्मा ये चीज नहीं होती है। कोई ऐसी बात नहीं कि जो विचार उत्पन्न हुआ उसके खिलाफ विचार आया। ये बात तो कौन नहीं मानता? मार्क्स। हालांकि ऐसा होता है, लेकिन मार्क्स से बिल्कुल नकार दिया कि नहीं, कोई विचार विचूर की कहानी नहीं है। विचार आया, दूसरा विचार आया, ऐसा कुछ नहीं है। विचार स्थायी तो होते नहीं,
तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, विचार तो हर सेकंड बदलेंगे नहीं। उसने क्या किया कि बात द्वंद्वात्मक की है, द्वंद्व उठाओ, यानी वाद प्रतिवाद संवाद तो होगा लेकिन ये विचारों में नहीं होगा, फिर किस में होगा? उसने कहा पदार्थ में होगा। और उसके लिए एक उसने उदाहरण दिया, वो ध्यान से सुनना, वो सुनने के लायक है, साधारण सा प्रैक्टिकल है, जो हम आम लोग के रूप में या जो है आम किसान के रूप में हम सब देखते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले उसने कहा कि एक गेहूं का दाना होता है, ठीक है, उस दाने को आप जमीन में डालो। तो वो जो दाना डाला गया जमीन में, उस समय दाना डालते ही वो था वाद, वो अपने आप में क्या है? एक वाद है। थोड़े समय बाद वो धरती के अंदर के जितने भी रसायन हैं, जितना भी खाद है, ठीक है, उन सब चीजों से क्या करता है? वो क्रिया करता है। मतलब क्या हुआ कि वो जो गेहूं का दाना था, उसने वो जहां पर पहले से पदार्थ विद्यमान थे, उन पदार्थों से द्वंद्व लड़ा। मतलब कि वो गेहूं का दाना वाद था और उस गेहूं के दाने के सामने वो धरती के अंदर स्थित पदार्थ प्रतिवाद थे। अब वो दोनों संघर्ष करते हैं, गेहूं का दाना और धरती में स्थित पदार्थ आपस में क्या करेंगे? संघर्ष करते ही, और क्या निकलेगा? वो गेहूं का दाना अंकुरित होगा निश्चित रूप से। तो वो क्या हुआ? वो आया संवाद। क्या आया? संवाद। तो वाद गेहूं का दाना, प्रतिवाद धरती के अंदर स्थित पदार्थ, दोनों लड़ाई लड़ी, क्या आया? संवाद के रूप में अंकुर हो गया संवाद। अब क्या है? उसमें हम पानी डालेंगे, उसके अंदर ऊपर से हम कुछ खाद बीज आदि डालेंगे, खाद डालेंगे, जो भी यूरिया कुछ डालोगे वो डालेंगे, और ऊपर सूर्य से रोशनी आई, अन्य एनवायरनमेंट से चीजें आई। तो अब क्या हुआ? अब वो जो अंकुरित बीज था, वो अंकुरित बीज जो कि संवाद के रूप में धरती में से निकला था, वो अब अपने आप में वाद बन गया वाद। और जो एनवायरनमेंट है ना चारों तरफ से, और जो पानी खाद जो हम डाल रहे हैं ऊपर से, वो सब चीजें वो बन गई प्रतिवाद फिर से। ठीक, वो अंकुरित बीज वाद, सामने जो भी एनवायरनमेंट में चीज थी वो प्रतिवाद। अब वो दोनों आपस में लड़ी तो क्या निकलेगा? संवाद, यानी वो पौधा बड़ा होगा और बड़ा होकर के उसके क्या आ जाएगी? गेहूं की बाली आ गई। बाली, अब गेहूं की बाली आने के बाद उसमें से क्या निकलेगा? गेहूं। और जो गेहूं निकला, वो गेहूं अपने आप में बीज हो गया कि नहीं हो गया। अब उस बीज को फिर से धरती में डालेंगे कि नहीं डालेंगे। फिर से वहां पर वाद प्रतिवाद होगा कि नहीं होगा? वाद प्रतिवाद होगा। फिर वापस से अंकुरित के रूप में संवाद आएगा, फिर वो अंकुर जो है वो थोड़े दिन में फिर वो वाद बनेगा, फिर प्रतिवाद होगा। कहने का मतलब इस प्रकार से वाद प्रतिवाद संवाद की प्रोसेस चलती रहेगी। समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखना। अगर दिक्कत आए तो निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे डायग्राम से इसको समझा दूंगा आपको, ठीक। लेकिन ये बात आप कहोगे तो, कमेंट में कहोगे तो ये वीडियो इस प्रकार से, अगर समझ में आ गया तो फिर समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आया कमेंट डालिएगा, फिर एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी साधारण सी बात थी जो मैंने आपको समझा दी। वाद प्रतिवाद संवाद पदार्थों के अंदर किसने स्वीकार किया? मार्क्स ने। उसने साफ मना कर दिया कि विचारों में वाद प्रतिवाद संवाद होता है। और विचारों में किसने स्वीकार किया था? हिगल ने। और मार्क्स ने विचारों में मना करके किसमें स्वीकार किया? पदार्थ में। आगे बढ़े। अब बात आती है कि जहां हिगल के अनुसार विश्वात्मा द्वारा पदार्थ उत्पन्न होता है, विश्व आत्मा यानी ईश्वर क्या करता है? पदार्थों को उत्पन्न करता है। वहीं मार्क्स का कहना है कि पदार्थ द्वारा विश्वात्मा का उद्भव हुआ है, यानी सब पदार्थों ने मिलकर के सृष्टि का निर्माण किया है। जितने भी धरती पर पदार्थ है ना, ये सब मिले हैं तो पूरी सृष्टि बनी है। सृष्टि मतलब ईश्वर का निर्माण हुआ है। और हिगल उल्टा कह रहा था कि सृष्टि अर्थात ईश्वर या जो भी विश्वात्मा है उसने इन सब चीजों को पैदा किया है। अब दोनों बातें अलग अलग हैं, हिगल की बात और मार्क्स की बात। विश्वात्मा और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल अलग है। समझ में आ गई की बात? हिगल क्या कह रहा है कि एक विश्वात्मा है, चाहे वो प्रकृति हो सकती है, उसके द्वारा प्रकृति के पदार्थों का निर्माण हुआ। और मार्क्स कह रहा है कि नहीं, प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उन सब ने मिलकर के ये पूरी सृष्टि निर्मित की है, अर्थात विश्वात्मा निर्मित की है। ये अंतर दोनों में पाया जाता है। अब हम बात करें मार्क्स के शब्दों में, मैंने द्वंद्ववाद को, मार्क्स खुद कह रहा है अपने शब्दों में, क्या कह रहा है कि मेरे द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। सिर के बल खड़ा कैसे पाया? क्योंकि द्वंद्ववाद आज तक जो है वो विचारों में था। हिगल द्वंद्ववाद को विचारों की दुनिया में मान रहा था
और मार्क्स कहता है कि विचारों की दुनिया में द्वंद्ववाद नहीं होता, मतलब सिर के बल खड़ा हुआ है वो द्वंद्ववाद। तो अब उसको पैरों के बल मैंने खड़ा किया है, ये कौन कर रहा है? मार्क्स। पैरों के बल खड़ा किया मतलब कि मैंने उसे सही किया है। कैसे सही किया है? कि विचारों की दुनिया में द्वंद्व नहीं होता, पदार्थ की दुनिया में द्वंद्व होता है। इसलिए वो कहा कि हिगल ने क्या कर रखा था? उल्टा खड़ा कर रखा था। विचारों की दुनिया में द्वंद्ववाद को सर की, भाई उल्टा का मतलब क्या? सिर के बल, मतलब विचारों की दुनिया में द्वंद्व, और उसको मैंने सीधा कर दिया मतलब पैरों के दम पर। पैरों के दम का मतलब पदार्थ। इतना ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस प्रकार से मार्क्स ने हिगल के विपरीत जो है इस चीज को बना दिया। हालांकि हिगल के द्वंद्ववाद को यथावत रखा, लेकिन हिगल के उस विचार तत्व को हटा करके और पदार्थ तत्व उसने डाल दिया। क्लियर? अगली बात, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत 3 नियमों पर आधारित है। अब बात आती है कि ये जो परिवर्तन होता है, कि वाद से प्रतिवाद लड़ेगा और जो संवाद आएगा, वो जो परिवर्तन हुआ उन दो पदार्थों में लड़ने से, ठीक, वो परिवर्तन क्यों हुआ? तो परिवर्तन 3 कारणों से हुआ। वो 3 नियम कौन से जिनके कारण से परिवर्तन हो जाता है? पहला, विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। एक चीज पहले से, जैसे गेहूं का दाना हमने जमीन में डाला, तो जो जमीन थी ना वो उस दाने के विपरीत थी, और दोनों, गेहूं के दाना उस जमीन के और जमीन दाने के विपरीत थी, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और विपरीत अगर कोई होंगे तो वो आपस में संघर्ष करेंगे। 2 विपरीत विचारधाराएं होंगी तो वो आपस में लड़ेंगी। बीजेपी कांग्रेस आपस में न लड़े, कैसे संभव है? दोनों विचारधाराएं हैं और दोनों विचारधाराएं तो आपस में लड़ेंगी। इसी प्रकार मार्क्स की विचारों को तो नहीं मानता वो, लेकिन वो पदार्थ के रूप में कहता है क्या? कि अगर 2 पदार्थ हैं तो वो आपस में संघर्ष तो करेंगे, पक्की बात है। ठीक है? हालांकि वो बड़ा, उसका भी सिस्टम थोड़ा अलग था। वो कह रहा था कि विचार नहीं होते ना विचार, और आगे जाके क्या कहता है कि एक तो होते हैं पूंजीपति, एक होते हैं मजदूर, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों संघर्ष करेंगे। अब ये पूंजीपति और मजदूर भी तो विचार ही तो है, ये दोनों भी तो अपने आप में विचारों से बंधे हुए हैं। लेकिन ठीक है, अभी हम मार्क्स की इतनी बात को मानेंगे कि हाँ ठीक है भैया, तू ये कह रहा है कि पूंजीपति के पास भौतिक पदार्थ है और मजदूर के पास भौतिक पदार्थ नहीं है। हालांकि उसने कहा भी था हैव्स और हैव्स नॉट, जिसके पास है उसके बाद नहीं है। ये दोनों विपक्षी पार्टियां हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से संघर्ष करेंगे, और इसलिए चूंकि ये दोनों विपरीत हैं इसलिए संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो कुछ नया पैदा होगा। तो पहला नियम उसने बताया, विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम। जो विपरीत होंगे, जैसे पूंजीपति हैं वो मजदूरों से विपरीत हैं, इसलिए सारे पूंजीपति एक हो जाएंगे, तो ये तो क्या हुआ? विपरीत की एकता। ठीक, विपरीत की एकता होगी। समझ में आ रही है ना? विपरीत की एकता मतलब क्या हुआ कि एक तरफ पूंजीपति एक तरफ मजदूर, तो पूंजीपति मजदूरों के खिलाफ सारे एक हो जाएंगे और सारे पूंजीपतियों के खिलाफ सारे मजदूर एक हो जाएंगे। तो जो भी विपरीत लोग हुआ करते हैं ना वो सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो विपरीत की एकता, और फिर एक होने के बाद क्या करेंगे? आपस में संघर्ष, इसलिए संघर्ष का नियम। तो विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम, पहला नियम तो ये काम करता है, और इस कारण से वो दोनों आपस में संघर्ष करेंगे और नई चीज पैदा होगी। पूंजीपति और मजदूर लड़ेंगे तब साम्यवाद पैदा होगा। अगली बात, परिमाणात्मक का गुणात्मक में परिवर्तन। परिमाणात्मक का गुणात्मक में परिवर्तन, ये कैसे? देखिए, उसने कहा था मार्क्स ने कि भाई पानी होगा, एक पानी का बर्तन है पूरा भरा हुआ है, उसको आपने किसके ऊपर रखा? गैस के ऊपर रख दिया। अब उसे गर्म करो, पानी पे गैस रखने, गर्म करना शुरू किया। अब वो जो बर्तन था पानी का जो भर रखा है आपने, उसमें मात्रा है कि नहीं है? पानी की मात्रा ही तो है। ठीक है साहब, अब एक निश्चित मात्रा, कहते हैं निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद वो पानी परिवर्तित होगा। क्या होगा? परिवर्तित। वो पदार्थ क्या होगा? परिवर्तित। ठीक, वही द्वंद्ववाद वाली चीज लगा दो वहां पर, क्या? गैस और पानी दोनों ने आपस में द्वंद्व किया, अब क्या होगा? नई चीज पैदा होगी। वाद प्रतिवाद, दोनों संघर्ष कर रहे हैं, पानी और गैस संघर्ष कर रहे हैं, और दोनों ने संघर्ष करने के बाद नई चीज पैदा होनी है, और वो नई चीज पैदा हुई, और सॉरी भाप के रूप में निकला पानी। तो भाप के रूप में जब पानी बाहर आया तो वो क्या है? वो नई चीज पैदा कर रहा है, तो अर्थात गुण बदल गया उसका। अब वो पदार्थ नहीं है, मात्रा नहीं है, गुण ही बदल गया। अर्थात बात, दूसरा नियम क्या करा है कि परिमाणात्मक का गुणात्मक में परिवर्तन। परिमाणात्मक चीजें जो हुआ करती हैं वो आपस में द्वंद्व करती हैं, और उन दोनों में ही गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। न वो गैस रही, न जो है वो पानी रहा। ठीक है, भाप बन के उड़ गई। समझ में आ गई बात? पानी से भाप बना, तो पानी तो क्या था? पदार्थ था, और पानी जो है वो किसमें बदल गया? वो भाप में बदल गया। इसका मतलब मात्रा गुण में बदल गई, मात्रात्मकता किसमें बदल गई? गुणात्मकता में। तो दूसरा नियम क्या करा है
कि परिमाणात्मक का गुणात्मक में परिवर्तन। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। तो वो मात्रा किसमें बदल गई? गुण में बदल गई डायरेक्ट। मार्क्स के अनुसार परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में प्रणाली के अंदर होता है। तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ, पानी में तो परिवर्तन हुआ। उसने उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण हर जगह लगाए उसने। एक उदाहरण मैंने समझाया है तो उसी पे आप फोकस करके समझ लीजिए, बाकी हर पदार्थ में ऐसा ही होता है। मार्क्स का ऐसा मानना था। ठीक, तो क्या मानना था उसका? कि पदार्थ जो है वो परिवर्तित होता है तो वो उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक लकड़ी को जलाया, जलाने के बाद उससे धुआं निकली तो लकड़ी से एकदम से परिवर्तन हुआ और उसके सारे गुण धर्म बदल गए ना, पूरे के पूरे। जो चीज पहले थी वो आगे जाकर के बिल्कुल नहीं रही। द्वंद के माध्यम से आग और लकड़ी में द्वंद हुआ और धुआं निकली, तो वो जो धुआं या आग जो निकली वो पूरी तरह से क्या रही? अलग रही। ठीक है, धुआं निकलने वाली चीज है वो पूरी तरह से अलग हो गई। ये बात कौन कह रहा है? मार्क्स। तो इस प्रकार से वो कहता है, मार्क्स क्या कहता है कि परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में होता है और यह क्रांति को जन्म देता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ है, पूरा का पूरा परिवर्तन, तो वो क्रांतिकारी परिवर्तन है। जब आप मात्रात्मक से मात्रात्मक परिवर्तन करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो साधारण परिवर्तन मान लेंगे। लेकिन मात्रात्मक चीजें हैं और एकदम से परिवर्तन हुआ, पानी से एकदम से भाप बन गई एक निश्चित टेम्परेचर आने के बाद, इसका मतलब क्रांति हुई है। पानी में क्या हुई? क्रांति हुई। अगली बात, तीसरा जो नियम उसका वो है निषेध का निषेध नियम। और इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु और समाज में अंतर विरोध पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप नया समाज उद्भवित होता है। हर जगह आपको मिलेगा बीज। तो यहां पर वही कह रहा है कि निषेध का निषेध इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु, हर व्यक्ति वस्तु, कोई भी वस्तु उठा लो और समाज के अंदर, चाहे कोई समाज उठा लो, उसमें क्या पाया जाता है? अंतर विरोध पाया जाता है। उन पदार्थों में ही अंतर विरोध पाया जाता है, उन समाजों के अंदर ही विरोध पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप फिर नया समाज पैदा हो जाता है। ठीक है ना, पदार्थों में ही अंतर विरोध भी पाया जाता है। बड़ी बात यह है, चुंबक में साउथ भी होता है और नॉर्थ भी होता है, उसी एक चुंबक में तो होता है, दोनों तत्व पाए जाते हैं। ठीक, तो हर चीज में दो चीजें हर वस्तु के अंदर अंतर विरोध पाया जाता है, उसी वस्तु में पाया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मान लो आप। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि अंतर विरोध हर चीज में पाया जाता है और वो अंतर विरोध क्या करता है? खुद ही खुद के अंदर से अंतर विरोध जो है वो वस्तु को नई चीज पैदा कर देता है। अंतर विरोध नई चीज पैदा करता है। तो निषेध का निषेध नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु और समाज में अंतर विरोध पाया जाता है। समाज हो और चाहे वस्तु हो, उसमें अंतर विरोध पाया जाता है। जैसे आम समाज के अंदर एक समाज था, उसी में से पूंजीपति और मजदूर निकल गए तो अंतर विरोध निकल गया ना, समाज में से निकल के आया। तो इस प्रकार से अंतर विरोध पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप नया समाज उद्भवित हो जाता है। मतलब जैसे साम्यवाद उद्भवित हो गया। भाई एक समाज, उसी समाज के अंदर ही दो वर्ग, एक पूंजीपति एक गरीब, दोनों आपस में फिर संघर्ष करेंगे और फिर नया समाज पैदा हो जाएगा। तो अंतर विरोध पाया जाता है समाज में, समाज के अंदर ही विरोध है। पदार्थ में भी ऐसा ही पाया जाता है, पदार्थ में ही अंतर विरोध पाया जाता है और उस कारण से पदार्थ हो चाहे समाज हो, वो अंतर विरोध पाया जाता है तो अंदर ही लड़ करके और नई चीज पैदा कर देते हैं। स्टालिन ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में द्वंदात्मक भौतिकवाद की विस्तार से चर्चा की और अब इस द्वंदात्मक भौतिकवाद को जो मैंने पढ़ाया उसको डिटेल से पढ़ना अगर आपको, तो स्टालिन की किताब लेके आओ। कौन सी? फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, तो पूरे मार्क्स के ऊपर लिख दी उसने, तो उसमें डिटेल से द्वंदात्मक के बारे में बताया गया और जो मैंने उदाहरण दिए हैं ये सारे इसी किताब में लिखे हुए हैं, फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म। अगली बात आती है तो इस प्रकार आपका ये तो कंप्लीट हुआ, लेकिन कल का एक टॉपिक रह गया। क्या रहा? कल की एक लाइन रह गई थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, मेरे दिमाग में भी चल रही थी क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया करता है वहां से। तो मिल में था वो प्रश्न, तो उसको मिल में लिखना है आपको। ठीक है ना, मिल के जो नोट्स लिख रहे हो वहां पर ये लाइन लिख देना। कौन सी है वो देख लो। मिल के ऊपर, मिल जो है वो पर विषयक कार्यों पर प्रतिबंध की नीति को हानि सिद्धांत कहता है। हमने कल पढ़ा था पर विषयक कार्य। पर विषयक कार्य का मतलब क्या होता है? एक तो स्व-विषयक का मतलब मैं अपने खुद के लिए कैसे नहाऊंगा, कैसे उठूंगा, कैसे जाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से मैं कैसे करूंगा, वो मेरे पर स्व-विषयक कार्य। स्व-विषयक कार्य में मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन पर विषयक कार्य जो हुआ करते हैं, पर विषयक कार्य का मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे कार्य करूं जिनसे समाज डिस्टर्ब हो जाए
या समाज का उसे कोई फर्क पड़ जाए समाज के ऊपर, तो उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वो जो प्रतिबंध लगाया गया वो मेरे लिए क्या हो गई, हानि हो गई, मेरी स्वतंत्रता पर क्या हो गई, हानि। ये बात कौन करा है, मार्क्स, कि जब व्यक्ति कोई ऐसे कार्य करता है जिन कार्यों से समाज इफेक्टेड होता है, उन कार्यों को जो कि पर विषय कार्य कहा जाता है, तो उन कार्यों पर समाज द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वो वाजिब प्रतिबंध है, लेकिन उसे मिल ने क्या कहा, हानि सिद्धांत, क्योंकि उससे क्या हुआ, स्वतंत्रता में हानि हुई है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हानि सिद्धांत, और यही जो है वो रह गया था अपने नोट्स में लिखने से, इसलिए इसे जरूर लिख देना। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, ध्यान रखना। कल को ये नहीं कहना चाहिए कि सर नोट्स में नहीं था। ठीक, ये लाइन तभी मैंने मोटे अक्षरों में यहाँ पर लिख दी है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।